आपका हार्ड वर्क ही आपको सक्सेस दिला सकता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट का कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन कराएंगे जो आकलन, मूल्यांकन एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड होगा। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन से रिलेटेड होगा। इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करवा चुके हैं, ये पार्ट 2 है। इसमें 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थी के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस प्रकार, किस ओर संकेत करता है? वह चर्चा कर रहा है माने, यानी सीखने के लिए आकलन होगा। देखिए ऑप्शन 1 दे रहा है आकलन के लिए सीखना। तो आकलन के लिए सीखना तो कुछ ऐसा नहीं होता है। आकलन का सीखना, ये भी नहीं कोई वर्ड होता है। सीखने का आकलन, हाँ ये होता है, लेकिन उसके बाद जब पूरी सीख लेते हैं तब जो आकलन होता है वह सीखने के लिए। लेकिन यहाँ चर्चा की बात किया गया है कि चर्चा करती है, यानी कि वो बच्चे क्या है उस दौरान अभी सीख ही रहे। देखिए सबसे बेटर ऑप्शन कौन हो जाएगा? एक डी हो जाएगा, सीखने के लिए आके, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, एक का डी। चलते आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन ऑप्शन ए कह रहा है अभी प्रेरणा को बढ़ावा देता है। ये तो सही लग रहा है कि सीखने के लिए आकलन होता है जिसमें बच्चे क्या सीखने के अवसर प्रदान करते हैं कि कितना हम सीखें, क्या हमें कमियां रह गया है, तो अभी प्रेरणा प्रदान करता है। अलग करने को रैंक देना प्रयोजन, ये तो नेगेटिव हो गया, बी गलत हो गया। ग्रेड्स पूरी तरह से महत्व देने पर बड़ा ग्रेड्स देना, तो ये भी ग्रेड्स देना भी नेगेटिव होता है। डी कह विशिष्टता होता है और अपने आप में कोई अब की गई आकलन गतिविधि है, नहीं अपने आप में की गई गतिविधि नहीं विशिष्टता, नेगेटिव हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसमें? आंसर ए हो जाएगा। अभी प्रेरणा को क्या बढ़ावा देता है? अभी प्रेरणा को क्या देगा? सीखने के लिए आकलन बढ़ावा देगा। ए नंबर हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूरा करने के लिए समायोजन करता है। वह क्या कर रहा है? तो देख रहे हैं पाठ को एकत्र कर रहे हैं, योजना बना रहा है और फिर अच्छी तरह उसको आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित कर रहे हैं। तो ये भी सीखने के लिए आकलन से संबंधित होगा। देखिए तीसरा का आंसर कौन? पहला कह रहा है सीखने का आकलन, नहीं सीखने का आकलन नहीं हो। सीखने के रूप में यदि शिक्षक खुद सिर्फ अपने लिए करते तो सीखने के रूप में होता, लेकिन यह विद्यार्थी के लिए किया जाता, सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सीखने के लिए आकलन, सी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है। एक है कि सीखने के रूप में असेसमेंट एज लर्निंग, माने सीखने के रूप का तरह सीखने के समान आकलन, जिसमें बच्चे खुद अपनी कमियों को निकालते हैं और अपनी कमियों को फिर दूर करके उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं। वो सीखने के रूप में आकलन, या इसको बोला जाता है असेसमेंट, सीखने के रूप में आकलन बोला जाता है। देखिए फर्स्ट कह रहा है जितनी संभावना हो शिक्षार्थी को लगातार परीक्षा लेना यानी दूसरे के बारे में कह रहा है कोई परीक्षा लेंगे, तो इसके अतिरिक्त पूछ रहा है, तो आंसर तो ही लग रहा है। लेकिन आगे देखते हैं शिक्षार्थी को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए करना, तो सीखने के लिए आंकड़ा कि आंतरिक अपने खुद फीडबैक लेना, पृष्ठ पोषण करना, फीडबैक लेना कि हम कितना सीखे हैं, कितना हमको सीखने की जरूरत है, तो बी तो सही कह रहा है। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थी के लिए एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना, वातावरण तो बच्चे वो उसमें खुद सीखेंगे। डी कह रहा है पढ़ाए गए विषय का मनन करने के लिए शिक्षार्थी को, तो मनन करेंगे तो खुद करेंगे, यानी खुद मनन करेंगे कि हम पर कहाँ गलती हुआ, कहाँ सुधार की जरूरत है, तो इसका आंसर डी तो ये नहीं होगा। तो अतिरिक्त पूछ रहा है, को छोड़कर पूछ रहा है, तो आंसर कौन हो जाएगा? जितनी संभावना हो शिक्षार्थी को लगातार परीक्षा लेना, ये दूसरे के द्वारा परीक्षा लिया जाएगा, ये बच्चे खुद नहीं लेंगे, इसलिए आंसर इसका कौन हो जाएगा? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखते हैं तो वो डैश के समान है। माने खाना पकाते समय बावर्ची ही खाना को चख रहा है, माने खुद अपने आकलन कर रहा है, तो अधिगम के समान हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा इसका। देखिए एक कह रहा है आकलन और सीखना, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में असेसमेंट एज लर्निंग। इसलिए आंसर कौन होगा कि बावर्ची क्या कर रहा है, बावर्ची खुद खाना को चेक कर रहा है कि अच्छा बना है कि नहीं। यदि दूसरे को चेक करते हैं तो उसके लिए हो सकता है, लेकिन खुद अपनी देख रहा है कि हम खाना अच्छा बनाए कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन का हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर है। विद्यालय आधारित आकलन बताए थे ना, विद्यालय जो विद्यालय के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें विद्यालय में ही बच्चे की टेस्ट लिया जाता है, वो विद्यालय आधारित, जिसमें परीक्षा का भय बच्चे को नहीं रहता है, वहाँ टीचर लेते हैं। यदि विद्यालय आधारित आकलन तो बच्चों को जो कमियां रहता है उस कमियों को समझते हैं और पढ़ाई के दौरान उस कमियों को दूर किया जाता है। देखिए यहाँ क्या ऑप्शन होगा, फर्स्ट कह रहा है बहु परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थी की क्षमता को बेहतर जानते हैं। तो ये तो ऑप्शन लग रहा है कि अब बाहर जो एजेंसी आएंगे उनकी टेस्ट लेंगे, उससे बेहतर उनके शिक्षक उनको जानते हैं। भी कह रहा है किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलना चाहिए। अच्छे ग्रेड मिलने के लिए नहीं विद्यालय आधारित आकलन दिया जाए कि हम अपने खुद टेस्ट लेंगे तो बच्चे को अच्छे ग्रेड देंगे, नेगेटिव हुआ। सी कह रहा है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकाय से की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बाह्य परीक्षा के निकाय की अपेक्षा ज़्यादा ये सक्षम है। डी कह रहा है आकलन बहुत किफ़ायती होनी चाहिए। इस पर किफ़ायती महंगा और संस्था पर नहीं है। ये मेन रूप से होता है कि वहाँ के शिक्षक बच्चे को अच्छी तरह जानते हैं, बच्चे की जो कमियां होंगे स्वच्छ रूप में देख सकेंगे और उस कमियों को दूर कर सकेंगे। इसमें बच्चे के भय की भावना भी कम रहेगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 6 का नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ऑप्शन ने देखिए, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अवसर परीक्षा लेने पड़ती है। नहीं, अधिक कार्य का बोझ विद्यालय आधारित ऐसा कुछ नहीं। देखिए बी कह रहा, उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। ये भी नहीं है। सी कह रहा, विद्यार्थियों के मूल्यों और आवृत्तियों का आकलन करने के लिए योजना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। हाँ, यही है योजना को बच्चे को कहने का मतलब अच्छी तरह अवलोकन करते हैं विद्यालय में। जो शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन देते हैं तो इसके अंतर्गत बच्चे को अच्छी तरह अवलोकन किया जाता है कि बच्चे को कहाँ पर त्रुटियां है, कहाँ पर उसको विकास की जरूरत है। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व कि हाँ जो है जो हम ही कर सकते हैं, तुमको नंबर देना होता है, ऐसा कुछ भावना टीचर में नहीं आता है। कौन हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर हो जाएगा कि विद्यार्थी के मूल्यों आवृत्तियों का आकलन करने के लिए योजना का सूक्ष्म अवलोकन करते हैं कि बच्चे को किस तरह टेस्ट लेना है, बच्चे को क्या हम पढ़ाए हैं तो उसकी जानकारी किस तरह टेस्ट लेंगे और क्या यदि किसी तरह त्रुटि है तो उसको इम्प्रूवमेंट की क्या करना पड़ रहा है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 7 का सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय आधारित आकलन। ये भी आ गया, विद्यालय आधारित आकलन परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकी पर केंद्रित है। नहीं, परिणामों को तकनीकी, कोई टेक्निकल वैसा नहीं रहता है। क्या आकलन किया जाए इस पर शिक्षार्थी को कम नियंत्रण प्रदान करता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने के संवर्धन करता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि, कहने प्रतिपुष्टि का मतलब सुना है फीडबैक, कि इम्प्रूव द लर्निंग बाय द प्रोवाइडिंग द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। मानी इसमें विद्यालय आधारित आकलन में बच्चे की रचनात्मक प्रतिपुष्टि को मतलब उसको फीडबैक उपलब्ध होता है कि बच्चे के शिक्षक द्वारा बताया जाता है कि आपको क्या कमी है, किस चीज़ को पूरा करना है, किस चीज़ को आपको रिवीजन की जरूरी है, किस चीज़ का कंसेप्ट में आपकी कमी है, फिर से पढ़ना, तो बच्चों को बताया जाता है। तो रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने के संबंध में करता है। बेटर ऑप्शन है सी नंबर।
परीक्षा के लिए शिक्षकों को बढ़ावा देना, क्योंकि उन्हें निरंतर परीक्षण होता है। ये आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विद्यार्थी की पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय, विद्यार्थी के पोर्टफोलियो का चयन करते समय, तो विद्यार्थी का पोर्टफोलियो क्या होता है? उसमें विद्यार्थी के बारे में सारी चीजें दिया हुआ रहता है। तो देखिए विद्यार्थी के पोर्टफोलियो को सामग्री चयन करते समय डैश का जरूरत होना चाहिए, तो विद्यार्थी का जरूरत होना चाहिए, सही है। अन्य शिक्षक नहीं, विद्यार्थी का होना चाहिए। बहिष्करण नहीं हो जाएगा, समावेशन, हाँ विद्यार्थी का समावेशन का जरूरत होना, नहीं विद्यार्थी को इंक्लूड, जिस विद्यार्थी को पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है तो उस विद्यार्थी को उसमें समग्र के उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर, विद्यार्थी का समावेशन जरूरी होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों को डैश की योग्यता का आकलन है। बहुविकल्पिक प्रश्न रहता है जो सीटेट का क्वेश्चन देता है, जिस तरह आप जो बना रहे हैं, तो ये योग्यता का आकलन करते हैं। किस तरह का? सही उत्तर चयन करने का, सही उत्तर प्रत्यास्मरण करने का, सही उत्तर का निर्माण करने का, सही उत्तर का व्याख्या करना। इसमें व्याख्या करना है, यहाँ सही उत्तर का चयन किया जाता है ना बहुविकल्पिक वाले प्रश्न में, तो इसमें कौन हो जाएगा? जैसे इसमें हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सही होगा, तो चयन कर रहे हैं सही उत्तर का, तो सही उत्तर का चयन करना, इसलिए आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन के लिए बारे में कह रहा है, उचित उपकरण नहीं है। सत्र परीक्षा, जो सत्र परीक्षा, सत्र माने क्या? आपकी जो साल भर की अवधि होती है उसके बाद जो परीक्षा लिया जाता है उसको सत्र परीक्षा बोला जाता है। प्रश्नोत्तर, बच्चे को प्रश्न उत्तर पूछना। दत्त कार्य, बच्चे को असाइनमेंट देना। मौखिक कार्य, बच्चे को मौखिक पूछना। देखिए तो इस समय रचनात्मक का यूज होगा, रचनात्मक आकलन। प्रश्नोत्तर जैसे क्यूज गेम कराना, बच्चे से प्रश्न पूछना, तो अपने माइंड को क्रिएटिव यूज करके उसको आंसर देंगे। लेकिन सत्र परीक्षा क्या, उनको नॉलेज को सिर्फ चेक किया जाता है, उनकी जानकारी होता है, वो लिखते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का जानकारी। लेकिन प्रश्न जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं, क्विज कॉन्टेस्ट किया जाता है, तो उसमें बच्चे रचनात्मक रूप से अपने नॉलेज को क्या करते हैं, नॉलेज को जो भी उनके पास नॉलेज है उसका यूज करके आपके क्वेश्चन को आंसर देते हैं। तो प्रश्न उत्तर नहीं होगा, दत्तकार और मौखिक कार्य, इसमें रचनात्मक आकलन का यूज होता है, लेकिन सत्र परीक्षा में नहीं। सिर्फ सत्र परीक्षा आपको नॉलेज पेन पेपर से होता है, वो आपकी नॉलेज को जज किया जाता है, इसलिए इसमें कौन हो जाएगा? ए नंबर का। नहीं पूछ रहा, उचित उपकरण नहीं है, इसलिए इससे आंसर सत्र परीक्षा हो जाएगा ए नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है, परीक्षा आधारित होता है और निष्पादन आधारित। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके आधारित हो रहा है? विद्यार्थी केंद्रित होगा, शिक्षक केंद्रित होता है नहीं ना, विद्यार्थी केंद्रित। तब इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर, विद्यार्थी केंद्रित। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सीखने डैश के आकलन अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। सीखने के लिए आकलन अनुदेशन, आकलन का मतलब बच्चे को जो असेसमेंट करते हैं, अनुदेशन जो निर्देश देते हैं, उसको उनके बीच के संबंध को क्या करता है? दृढ़ करता है। क्योंकि सीखने के लिए आकलन जो होता है बच्चे को सीखने के दौरान किया जाता है, और बच्चे की कमियां का पता किया जाता है निदानात्मक द्वारा, औपचारात्मक द्वारा उस चीज को ठीक किया जाता है। मैंने अनुदेशन देकर, उपचारात्मक है कि बच्चे को ये चीज करे तो बच्चे का इंप्रूवमेंट आएगा, तो अनुदेशन, तो दोनों के बीच के संबंध को क्या करता है? मजबूत करता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? एक कह रहा है के लिए फिर अंतर करा, अंतर तो नहीं, दोनों के बीच अंतर तो नहीं करता है, दोनों के संबंध को दृढ़, अंतर को दृढ़ नहीं करता, संबंध को दृढ़ करता है कि जो अनुदेशन दिए, जो आकलन दिए, तो आकलन के अनुसार ही उन बच्चे को अनुदेशन इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। का अंतर का भिन्नता, कौन सा जगह? ए हो जाएगा के लिए, और यहाँ पर संबंध को दृढ़ता करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल फिर वही क्वेश्चन आ गया, स्कूल से आधारित है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन सार्वभौमिक मानकों से प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। बाधा तो नहीं, सार्वभौमिक मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो जैसे विद्यालय आधारित आकलन जो बहुत सारा दिया जाता है, जब सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम होती है तो उसमें बोला जाता है कि विद्यालय आधारित आकलन होना चाहिए या कहीं सेंटर देना चाहिए, तो वो तो मान होता है, तो फर्स्ट नहीं हो। निदानात्मक माध्यम से सभी छात्रों को अधिगम में सहायता होता है। हाँ, बी हो जाएगा, निदानात्मक। देखिए विद्यालय आधारित आकलन में बच्चे की निदानात्मक माने कमियों को पता चलता है। यदि विद्यालय में बच्चे की टेस्ट लिया जाए तो उस कमियों को पता चलता है और उस कमियां को जो रहता है फिर दूर किया जाता है, तो बी होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन सी देख लें, शिक्षार्थी तथा शिक्षकों को अगंभीर लापरवाह, ये तो नेगेटिव होगा। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही नया कम होता नहीं, ये भी नेगेटिव होगा। कौन सा जाएगा, निदान के माध्यम से सभी छात्रों को अधिगम में सहायता होता है कि विद्यालय आधारित आकलन होगा तो बच्चे के जो शिक्षक उनको पढ़ाएंगे उनको बच्चे की जो कमियां रहेगा वो पता करेंगे और उस कमियां को उपचारात्मक के द्वारा दूर करेंगे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मूल्यांकन का केंद्रित होना चाहिए, माने मूल्यांकन जो होता है किस पर फोकस होना है। बच्चों को प्रतियोगिता बढ़ाना, प्रतियोगिता बताएं थे कि नेगेटिव होता है। अध्यापक के कार्य घटता है, मूल्यांकन लेने से कार्य घटता है नहीं, ये भी नेगेटिव है। अध्यापक का कार्य अधिगम को आगे बढ़ाना, हाँ ये से हो सकता है कि अधिगम को और बढ़ाया जाए कि अधिगम जो सीखे हैं यदि मूल्यांकन लिया जाता है तो लगता है कि हम इतना सीखे हैं और हमको सीखने की जरूरत है। और डी कर रहा है बच्चों को वर्गीकरण, तो ये भी नेगेटिव है। बच्चों को वर्गीकरण करना या प्रतियोगिता की भावना, ये सब नेगेटिव। इसलिए आंसर अधिगम को आगे बढ़ाना, आंसर कौन हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर। केवल कागज पेंसिल जांच द्वारा आकलन, केवल कागज पेंसिल द्वारा जांच कर रहे हैं तो एक तरह से सीमित किया कर देते हैं उसको। आकलन सकल आकलन को बढ़ावा देता है। होलिस्टिक असेसमेंट, सकल आकलन को बढ़ावा कैसे देगा। सकल आकलन होलिस्टिक माने सभी तरह का सकल आकलन में आता है, होलिस्टिक असेसमेंट नहीं। बी करा आकलन को सीमित कर देना, ये हो सकता है कि केवल पेपर पेंसिल होगा तो सीमित कर दिया कि सिर्फ नॉलेज बेस ही हो जाएगा, उसकी भावनात्मक और क्रियात्मक एक्टिविटी बच्चे की नहीं हो पाएगा, तो भी हो सकता है। आगे देखते हैं ऑप्शन सी, समग्र मूल्यांकन की सुविधा को प्रदान करता है। तो यहाँ तो लिमिट कर दे, समग्र मूल्यांकन बच्चे के कहाँ से हो पाएगा। निरंतर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है, ये भी नहीं हो जाएगा। आ जाएगा क्या, आकलन की सीमित कर देता है, क्योंकि ओनली पेन पेंसिल कर दिए तो आकलन को सीमित कर दे, इसलिए 16 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न, ये तो रचनात्मक आकलन का कार्य है। परियोजना, ये तो भी रचनात्मक आकलन का, परियोजना जिसको प्रोजेक्ट वगैरह देना। अवलोकन, इसमें भी रचना, बच्चे की अवलोकन करें, रचनात्मक आकलन कहीं। विद्यार्थी की योग्यता का क्रम निर्धारित करना, रैंकिंग देना, हाँ ये रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, इसलिए इसका कौन आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। आपकी कक्षा में सीखने की विधि शैलियों वाले प्रश्न, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे। विविध शैली वाले बच्चे माने एक तरह के बच्चे नहीं है, तो विभिन्न तरह का उसका टेस्ट लिया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करा समान निर्देशन देना तथा उनके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों का अनुसार नामांकित करना, ये तो ऐसे नेगेटिव हो गया कि समान निर्देशन देना फिर नामांकित करना कि कौन तेज है कौन कमजोर है, नेगेटिव। कार्यों और परीक्षणों को एक समान सेट देंगे, कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। यदि एक समान सेकेंगे लेकिन यहाँ विविध शैली वाले बच्चे तो उस सब पे नहीं हो पाएगा। विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, ये होगा क्योंकि विविध शैली वाले बच्चे तो विभिन्न प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, तो सी हो जाएगा, सी सही होगा।
डी भी देख लेते, परीक्षण पूरे करने के लिए एक समय देंगे, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा हो जाएगा? इसका सी नंबर हो जाएगा। विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस चीज पर बल देता है? सीखने के किस प्रकार अवलोकन, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। हाँ, अवलोकन करना, रिकॉर्ड कर रखना और उसको सुधारा जाए, तो ये सतत व्यापक मूल्यांकन में होता है कि बच्चे सतत में लगातार टेस्ट होने से बच्चे को कहाँ सुधारना है, कहाँ पर कमियां, तो ये तो लग रहा है। लेकिन ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, शिक्षण के साथ फाइनल ट्यूनिंग टेस्ट विथ टीचिंग। हाँ, तो ये चीज है कि शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, इसमें सामंजस्य सिर्फ परीक्षा लेने के रहा है, लेकिन उसमें ये चीज को क्लियर किया है कि सतत व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं, जो उसमें क्या अगर सुधार जाए, इस पर बल दिया। बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर सी नहीं होगा। सीखने की सुनिश्चित करने की व्यापक स्केल निरंतर परीक्षण, सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल ये भी ना। सबसे बेटर आंसर कौन है? 19 का ए हो रहा है। सीखने के प्रकार का अवलोकन, उसका अवलोकन करना, रिकॉर्ड करना और सुधार करना। रिकॉर्ड करना कि कहाँ पर बच्चे गलत कर रहे हैं और उस पर सुधार किया जाए, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ये होता है। इसलिए 19 का आंसर कौन हो जाएगा? 19 का आंसर ए हो जाएगा। आ गया ए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? सतत, लाइन भी कटा गया। क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजनाओं में व्यापक शब्द डैश के अलावा, व्यापक शब्द किसके अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है? तो चलिए देखिए इसमें किसके अलावा सतत और व्यापक मूल्यांकन योजनाओं में व्यापक शब्द के बारे में जो कह रहा है कि कौन समर्थन नहीं करता व्यापक शब्द। व्यापक में देखते हैं कि सभी तरह करते हैं, इसमें संज्ञानात्मक विकास भी देखते हैं और भावनात्मक भी देखते हैं और क्रियात्मक भी देखते हैं। तो बहुबुद्धि सिद्धांत, ये भी बहुत बुद्धि के बारे में बहुत सारी बात कहें, तो ये तो व्यापक में आ ही जाएगा। सूचना प्रकरण सिद्धांत, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के बारे में कहा जा रहा है, तो ये सिर्फ कॉग्निटिव से रिलेटेड है। जेपी गिलफोर्ड बुद्धि सिद्धांत, ये संरचना का सिद्धांत में जेपी गिलफोर्ड के वाला सुने कि 3 तरह का उसमें होता है बुद्धि की संरचना से, जिसमें से विषय वस्तु होता है, सक्रिय और उत्पाद होता है, तो ये भी बहुत चीज को इसमें समायोजित किया जाता है। और थ्रस्टन का जो समूह कारक सिद्धांत आता है, इसमें बहुत सारा का समायोजित होता है। तो इसमें के अलावा पूछ रहा है, यानी को छोड़कर, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। सूचना प्रकरण सिद्धांत को छोड़कर बाकी सब किससे लेकर व्यापक से संबंधित है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसी के साथ लाइन भी कट गया और हम लोग को क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। चलिए हमेशा की तरह आप लोगों को फिर कहना चाहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने परिवार के प्यार के साथ, और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि आसपास के लोग करना चाहें आपके जैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।